हेलो दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों ये हमारा लास्ट लेक्चर है पूरे इस सिलेबस का, राइट। तो बहुत अच्छा है। आज के वीडियो में हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होते हैं, नर्नस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होते हैं, इसे आज हम देखेंगे। लिमिटेशन है और इनके कुछ एप्लीकेशन है, इनको पूरा हम डिटेल करेंगे। दोस्तों ये हमारा जो टॉपिक है ना, एग्जाम के बेस पर आईएमपी है, तो सब लोगों को ये टॉपिक को पढ़ना है, राइट। और अभी तक मैंने जितने भी लेक्चर दिया है करीबन 60 से 65 लेक्चर के बीच में होगा, मोटी मोटा 70 हो जाएगा, उससे तो ज़्यादा नहीं है। तो 70 लेक्चर में सोच लीजिए कि आप लोगों का पूरा सिलेबस अगर कंप्लीट हो गया तो और आप लोगों को क्या चाहिए। और ये जितना भी मैं क्लास दे रहा हूँ पूरा फ्री क्लासेस है, मैं किसी से 1 रुपया भी नहीं ले रहा हूँ कि आप मुझे इस लेक्चर का पैसा दो करके, राइट। और जितने भी स्टूडेंट आप लोग पीडीएफ में मांगते हैं कुछ और चीज़ों को, उन सभी चीज़ों को मैं चाहता हूं कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसको मैं फ्री में दूं। लेकिन बात ऐसा होता है ना, फ्री में कोई चीज़ देता है ना इंसान तो उनका वैल्यू नहीं रहता है, राइट ना। तो फ्री में ठीक है, इनका कदर कैसे करते हैं ये चीज़ है। और मैं तो कहना चाहूँगा ये मेरा फ्री क्लास नहीं है, क्योंकि आप सब लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरे चैनल को शेयर करते हैं, वही मेरे लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, उनका वैल्यू दे रहे हैं, उनका शुल्क लगा रहे हैं, राइट ना। तो चलिए दोस्तों समझते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है और मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। सबसे पहले दोस्तों आप ये थ्योरी पढ़ने के पहले आप ये जो मैंने लिखा हुआ है इसको थोड़ा सा देखो। डायग्राम आपको कितना बढ़िया चीज़ समझाएगा, देखना। एक जो भी नॉर्मल बच्चा है जिनको समझ नहीं आता है उनको भी समझ आएगा, क्योंकि मेरा क्लास एकदम ईजी तरीके से रहता है। देखो एक मान लीजिए मेरे पास कोई एक सिस्टम है, पात्र है, जिसमें कार्बन डाइसल्फाइड CH2 और H2O दोनों को जब मैं एक पात्र में जब डाला तो ये दोनों नहीं मिले, अर्थात ये अमिश्रणीय है। क्या है भाई? ये अमिश्रणीय है। इतना बात समझ में आ गया? नो डाउट दोनों के बीच में एक लेयर बन जाएगी। जैसे आप पानी में तेल को डालेंगे तो तेल जो होता है वो मिक्स नहीं होता है, वैसे यहाँ पर CH2 और वाटर को जब मिलाएं तो ये अमिश्रणीय है, इममिसिबल है, राइट ना। अब बोल रहा है कि हमारे पास जो CH2 है और H2O है उसमें हम आयोडीन को डाल दें, I2 को डाल दें, तो क्या होगा मालूम है? जो I2 होगा ना वो दोनों हमारे पास H2O और CH2 दोनों में मिक्स हो जाएगा, और मिक्स होने के बाद ये दोनों में इक्विलिब्रियम फॉर्म में आ जाएगा। तो हम मानेंगे दोस्तों कि CH2 का कॉन्सेंट्रेशन C1 मान लीजिए और हमारे पास H2O का कॉन्सेंट्रेशन C2 मान लीजिए। इतना बात क्लियर हो? अब इसी बातें को हम लिखे हैं, कैसे समझते हैं देखो। जब आयोडीन को, ये आयोडीन को CH2 तथा जल के अमिश्रणीय द्रव में मिलाया जाता है, यही बात तो मैं कह रहा हूं, आपको समझा रहा हूं कि जब आयोडीन को CH2 और H2O के हमारे पास जो पार्ट है उसमें जब हम मिलाते हैं तो आयोडीन दोनों द्रव में वितरित हो जाते हैं। उसी को तो मैं बोल रहा हूं कि दोनों हमारे पास जो पार्ट है अर्थात CH2 है और वाटर है, दोनों में ये वितरित हो जाते हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, दोनों में मिल जाते हैं। I2 यहां भी मिल गया और I2 नीचे में भी मिल गया, अर्थात CH2 में भी मिल गया और हमारे पास H2O में भी मिल गया, वितरित हो जाते कर रहे हैं, है ना। और एक साम्य अवस्था स्थापित हो जाता है। आप सब लोग देख पा रहे हैं कि दोनों के मध्य एक इक्विलिब्रियम आप लोगों को दिखाई दे रहा है। मान लीजिए कि CH2 तथा जल में आयोडीन की कॉन्सेंट्रेशन C1 और C2 है क्रमशः, इसका कॉन्सेंट्रेशन C1 और इसका कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास C2 है। तो स्थिर टेम्परेचर पर हमारे पास जो टेम्परेचर है अगर स्थिर है तो दोनों द्रव में I2 अर्थात आयोडीन के कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो निम्न स्थिर रहता है, अर्थात लिख सकते हैं C1/C2 इक्वल टू K लिख सकते हैं। C1 क्या है? कॉन्सेंट्रेशन है। C2 क्या है? कॉन्सेंट्रेशन है। किसका कॉन्सेंट्रेशन है? C1 हमारे पास CH2 का कॉन्सेंट्रेशन है और H2O H2O का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? C2 सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं। ये K क्या है हमारे पास? K एक स्थिरांक है जिसे वितरण गुणांक कहते हैं, जिसे हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन कॉफिशिएंट कहते हैं, राइट ना। आई होप दोस्तों इतना बात समझ आ गया। अब देखते हैं, इसे सन 1872 में बर्थ लाट तथा जंग फ्राइस्ट ने दिया था। तो ये इनका बेसिक पार्ट है दोस्तों। आई होप आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। ठीक है दोस्तों, तो सबने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब मैं आपको इसके और स्पेशल पार्ट को बताने जाऊंगा। आप सब लोग इनको देखें और देखो मैं कितने इजी तरीके से बता रहा हूं, एकदम सिंपल तरीके से आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। चलिए इसके और अगले पार्ट को दोस्तों हम लोग समझते हैं। वीडियो को छोड़ के नहीं जाना है, मैं आप लोगों को सलाह दे रहा हूं, जितना मैं लेक्चर पढ़ाते जा रहा हूं उनको किसी भी बच्चे को नहीं छोड़ना है, राइट ना। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं।
चलिए दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं कि नरनफ्ट जो हमारे पास वितरण नियम कैसे दिए हैं उनको भी समझते हैं। बहुत सिंपल है, जैसे कि अभी आपने देखा है। तो हम नरनफ्ट का वितरण नियम क्या है उसको भी देखते हैं और फिर इनकी सीमाएं हैं, फिर छोटा सा इनका एप्लीकेशन पार्ट भी है, उनको भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। चलिए देखते हैं। नरनफ्ट ने इस संबंध में, मतलब कौन से संबंध है भाई? वितरण नियम। अभी आपने देखा कुछ देर पहले एकदम क्लियर। इस संबंध में एक नियम दिया जिसे नरनफ्ट का डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहते हैं, अर्थात नरनफ्ट का वितरण नियम कहते हैं। अब वो नियम क्या है समझते हैं। स्थिर ताप पर अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दें, स्थिर रख दें, तो यदि किसी पदार्थ की विभिन्न मात्राएं दो अमिश्रणीय द्रवों में वितरित होती है। मान लो अभी हमने देखा कि दो हमारे पास विलयन होते हैं, दो हमारे पास लिक्विड होते हैं, एक ऊपर वाला भाग और एक नीचे वाला। अगर दोनों को हम आपस में क्या कर दें? वितरित कर दें, अर्थात अमिश्रणीय द्रव में वितरित होती है, तो दोनों द्रवों में उस पदार्थ की कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो सदैव क्या रहती है? स्थिर रहती है। ठीक है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? नरनफ्ट का वितरण नियम कहते हैं। एक बार रिपीट करके देखना, कोई कठिन नहीं है। देखो एक बार फिर बताता हूं। स्थिर ताप पर यदि किसी पदार्थ की विभिन्न मात्राएं दो अमिश्रणीय द्रवों में वितरित होती है, जैसे कि आप मिलाए थे I2 को, मिलाए थे किसके किसके साथ में? CH2 के साथ में और H2O के साथ में। ठीक है, तो वही कह रहा है कि दो अलग अलग हमारे पास कोई भी पदार्थ है, उसमें कोई एक पदार्थ को मिलाते हैं, I2 को कह रहे हैं या एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं, तो उसमें क्या हो जाते हैं? दोनों अमिश्रणीय द्रवों में वितरित हो जाते हैं। कोई ऐसा पदार्थ जो तीसरा कह रहे हैं ना, कोई एक अलग से पदार्थ है जिसका टेम्परेचर हम लोग क्या रखेंगे? स्थिर रखेंगे। और किसी भी पदार्थ को विभिन्न मात्राओं दो अमिश्रणीय द्रव में अगर वितरित कर दें, तो दोनों द्रवों में उस पदार्थ की सांद्रता का अनुपात सदैव क्या रहती? स्थिर रहती। अर्थात जैसे I2 मिला था, I2 इसमें भी मिला था CH2 में और वाटर में भी मिला था, तो उनका जो रेशियो होता है, जो अनुपात होता है, वह क्या रहता है? स्थिर रहता है। जैसे कि आप वहां देखो C1/C2 इक्वल टू K है। C1 क्या है? कॉन्सेंट्रेशन है, एक हमारे पास जो लिक्विड होगा उसका, और C2 भी हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन है, एक और लिक्विड होगा उसका। तो कोई एक पदार्थ मिला दिए, तो ये जो पदार्थ है जिसको हमने मिलाया, मान लो I2 को मैंने मिलाया, तो ये I2 का जो रेशियो है वो दोनों द्रवों के लिए क्या रहता है? स्थिर रहता है। बात समझ आई क्या? नहीं समझ आया? नहीं समझ आया क्या? एकदम क्लियर है। देखो ये कह रहा है कि स्थिर ताप पर यदि किसी पदार्थ की विभिन्न मात्राओं, मान लो यही है, मान लो I2 को ही मान लो, दो हमारे पास अमिश्रणीय द्रवों में वितरित होती है, तो दोनों द्रवों में, ये दोनों द्रव में उस पदार्थ की कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो सदैव क्या रहती? स्थिर रहती। मैं इसी की बात कर रहा हूं, समझ जाओ आप सब लोग। C1/C2 इक्वल टू K, यही होता है हमारे पास नरनफ्ट का वितरण नियम। आई होप इतना समझ आ गया। अब देखते हैं इसका लिमिटेशन। लिमिटेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। लिमिटेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिख लेंगे इसको, ठीक है। अब देखो इसका लिमिटेशन क्या है। ये जो हमारे पास वितरण नियम है, यहां ताप और दाब स्थिर रहना चाहिए, अर्थात टेम्परेचर और प्रेशर को दोनों को स्थिर रहना चाहिए, तब ये नियम काम करता है। कह रहा है नियम केवल इक्विलिब्रियम स्थापित होने पर ही लागू होता है। ये जो हमारे पास वितरण नियम है, जब तक हम इक्विलिब्रियम नहीं लगाएंगे तो ये हमारा नियम काम नहीं करता है। कह रहे और विलय किसी विलायक के साथ केमिकल रिएक्शन ना करें। यहां पर लिख लीजिएगा, साथ है ना, केमिकल रिएक्शन। देखो जो हमारे पास सॉल्यूट है, किसी भी सॉल्वेंट के साथ केमिकल रिएक्शन नहीं करना चाहिए। जैसे आपने देखा शुरू में कि जब CH2 को H2O के साथ मिलाए तो दोनों आपस में मिले नहीं, अमिश्रणीय कह रहा है। इसी को कहाँ लिखे थे हम? यह देखो, अमिश्रणीय होते हैं तो दोनों ना मिले। हमारे पास सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों को मिलना नहीं चाहिए कह रहे हैं, नहीं तो रिएक्शन ही नहीं होगा ठीक से, है ना। मतलब रिएक्शन कर लेगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा कह रहे हैं। और इसमें वियोजन नहीं होना चाहिए और डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए, अर्थात एसोसिएशन और डिसोसिएशन, वियोजन और एसोसिएशन। इसका मतलब क्या? वियोजन का मतलब क्या होता है? टूटना। और संगुणित का मतलब क्या होता है? एसोसिएशन का मतलब क्या होता है? जुड़ना। संगुणित होना मतलब अणु पास पास आकर के एक रिएक्ट कर लेते हैं, तो उनको कहते हैं संगुणित। और वियोजन का मतलब क्या होता है? टूटना। जैसे मान लो वाटर है, H2O है, ये क्या में टूटता है बताओ? H+ आयन में टूटता है और OH- आयन में टूटता है। तो ये टूटने का प्रक्रिया मत हो और जुड़ने का भी प्रक्रिया मत हो कर है। लास्ट है
दोनों लिक्विड आपस में घुलनशील नहीं होना चाहिए। अरे भाई जब घुलनशील हो जाएगा तो ये हमारा जो नियम है काम नहीं करेगा, समझ आ रहा है। तो हमारे पास दोनों के दोनों लिक्विड को क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। तभी तो कह रहा है डिस्ट्रीब्यूशन, तभी तो कह रहा है वितरण। ये बातें आप लोगों को समझ में अच्छे ढंग से आ गया होगा कि कैसे हम नरनष्ट समीकरण को समझे, इनका लिमिटेशन देखें। अब दोस्तों छोटा सा पार्ट है इनका वितरण नियम का एप्लीकेशन, राइट ना, तो उनको भी हम देखते हैं। चलो सबसे पहले आप सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ले लिए। अब चलो हम लोग फाइनली पढ़ते हैं। इनका एप्लीकेशन पार्ट भी आईएमपी है, आप इनको पूरा देखें, नोट्स जरूर बनाएं, राइट ना। तो आप सब लोगों को मेहनत करना है अच्छे ढंग से। और देखो मैं तो कर ही रहा हूँ मेहनत, ठीक है, नो डाउट। मैं 2 महीने में सिलेबस खत्म कर दिया। आपके कॉलेज में मुश्किल से 4 या 5 चैप्टर से ज़्यादा हो जाएगा तो मुझे आप बोलना, वो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता बताऊँ? अगर होगा भी ना तो भी आपको इतना सेलेक्टेड टॉपिक को पढ़ाएंगे, एकदम कम टॉपिक को, तब जाके होगा। क्योंकि रेगुलरली हम क्लास ले रहे हैं, एक दिन भी मिस नहीं हुआ है। जब से मैं क्लास ले रहा हूं एक दिन भी मैंने मिस नहीं किया है। चाहे मेरा तबीयत खराब, वैसे तो होती नहीं है, ठीक है, चाहे और कुछ भी कारणवश मैं कहीं चला गया, कहीं और कुछ, तो पहले से पहले मैं रेडी करके रखा रहता हूं ताकि अनलिस्टेड वीडियो रहे और आप लोगों को मैं वहीं से ही उनको भेज दूं, आप लोगों को पब्लिश कर दूं, राइट ना। तो दोस्तों वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है यार। आप सब लोग धूम मचा के हमारे चैनल को शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों एप्लीकेशन को समझते हैं। तो चलिए दोस्तों अब फाइनली हम लोग इनके एप्लीकेशन पार्ट को देखते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होते हैं। पहला होता है विलेयता ज्ञात करना। सॉल्युबिलिटी को हम निर्धारित कर सकते हैं, उनको पता कर सकते हैं इसके माध्यम से। मान लेते हैं 2 द्रव है, इसका नाम A है और दूसरा का नाम क्या है B। उसमें अगर बने किसी भी ठोस विलय के संतृप्त विलयन साम्य अवस्था में अगर है तो हम लिख सकते हैं CA/CB इक्वल टू SA/SB इक्वल टू K। तो CA क्या है हमारे पास और CB क्या है, तो यहाँ लिखा है देखो, जहाँ CA और CB दोनों द्रवों में संतृप्त विलयता को बता रहा है और SA और SB जो हमारे पास है वह सॉलिड स्टेट के लिए, जो इसमें कह रहे हैं ना, किसी भी ठोस मतलब सॉलिड विलय के संतृप्त विलयन साम्य अवस्था में है, उसके लिए बता रहे हैं कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट होता है, राइट ना। आई होप दोस्तों इतना बात आपको समझ में आ गया। कुछ चीजें हैं जिनको आपको याद करना पड़ेगा, तो आप लोग हेडिंग को याद कर लीजिएगा, ओके। अगला है हमारे पास दूसरा, संकर आयनों के अध्ययन में हमारे पास जो हाइब्रिड आयन होते हैं उनके स्टडी में हम लोग इसको यूज करते हैं। देखो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का उपयोग आयोडीन तथा आयोडाइड, ब्रोमीन तथा ब्रोमाइड। देखो ये क्लोरीन है लेकिन ये क्या है, क्लोराइड है। ये ब्रोमीन है और ये क्या है हमारे पास, ब्रोमाइड है। ये आयोडीन है और ये क्या है हमारे पास, माइनस लगा दिए तो आयोडाइड हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि हमारे पास जो आयोडीन तथा आयोडाइड, ब्रोमीन तथा ब्रोमाइड के मध्य बनने वाले संकर हाइलाइड आयन के अध्ययन हेतु इसका हम लोग यूज करते हैं। लिख सकते हैं Ki + I2 इक्वल टू, लिख सकते हैं Ki3, I को हम एक बार ऐड करते हैं, क्लियर हो। तीसरा देखते हैं संगुणन तथा वियोजन की मात्रा का निर्धारण करना। और इसके अंदर में चीज़ें हैं जिनको अगर हम पढ़ने के लिए जाएं तो आप परेशान हो जाएंगे। तो कम से कम हम हेडिंग को याद कर लेंगे तो कम से कम आप लोगों को जो 5 नंबर रहेगा, अगर मान लो ये पूरा नियम, तो वहाँ पर आपको 4 नंबर मिल ही जाएगा, राइट। और अगर आप पढ़ पाते हैं तो बुक का हेल्प लो जरूर, आप लोग किताब पढ़ें। ऐसा नहीं कि आप मेरे ऊपर ही पूरा डिपेंड रहेंगे। देखो हम भी यूट्यूब से पढ़ाई करते थे, है ना, पहले, और अभी भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, जो चीज़ें समझ नहीं आती किताब में, एक बार वीडियो देख लेते हैं, फिर किताब में जाते हैं तो समझ आता है। और जहाँ हमको लगता है कि ये सारे चीज़ें को नहीं पढ़ना चाहिए जो काम का नहीं है, तो वहाँ पर हम हेडिंग निकाल करके कोशिश करते हैं हम मेन चीज़ों को कवर कर लें। आई होप दोस्तों आप लोगों को मैंने पूरा बता दिया कि डिस्ट्रीब्यूशंस लॉ क्या होते हैं। और इसके अलावा तो और टॉपिक्स नहीं है, है ना। इसके अलावा और टॉपिक हम देखें तो अगर मान लो हम जो पढ़े हैं ना डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, तो उसमें अगर वैल्यू रख करके दे दें, मान लो हमारे पास ये बेंजीन है, मान लो बेंजोइन, एक सपोज कर लो ए बेंजोइन है, और हमारे पास कोई द्रव है या कोई भी चीज़ है ABCD जो भी, ठीक है, और इसका कॉन्सेंट्रेशन अगर दे दिया रहेगा और इसका कॉन्सेंट्रेशन दे दिया रहेगा, तो आप लोग मान निकाल के लगा सकते हैं कि नहीं, आराम से। मान लो इसका कॉन्सेंट्रेशन C1 और इसका कॉन्सेंट्रेशन C2 है मेरे पास, और यहाँ पर K लिखा हुआ है।
तो बोल रहा है कि कोई पहला पदार्थ का कॉन्सेंट्रेशन मान लो 0.04 दिया है, ठीक है, और मान लो इसका 0.3 दिया है, तो आप लोग इनको सॉल्व कर लेंगे, कह रहा हूँ, कोई बहुत बड़ी मैथ्स नहीं है यहाँ पर। जब भी इस तरह की चीज़ दिए रहेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ आप पढ़े रहेंगे ना, तो ही आप लोगों को समझ आएगा, नहीं तो समझ में आप लोगों को नहीं आएगा। तो दोस्तों सभी लोगों को फाइनली हमको ये बात समझ आ गया कि हमारे पूरे सिलेबस कंप्लीट हो गए, और मैं आप लोगों को इस खुशी में एक वीडियो और दूंगा कि सिलेबस हमारा कंप्लीट हो गया, कौन कौन बातें को ध्यान रखें, उन वीडियो को देखना जरूर। तो कुल मिला के दोस्तों काफ़ी मेहनत करने के बाद ये हमारा पूरा जो सिलेबस है कंप्लीट हो जाता है आज से, राइट। और जितने भी आप विद्यार्थी हैं आप सब लोग प्ले लिस्ट में जाएं, केमिस्ट्री विनर MK सर लिखें, बीएससी 4th सेमेस्टर केमिस्ट्री लिखेंगे, बीएससी 4th सेमेस्टर केमिस्ट्री विनर MK सर लिखेंगे, या लिख सकते हैं केमिस्ट्री विनर MK सर क्लासेस लिख देंगे, तो हमारे चैनल में जाके अगर आप देखेंगे प्ले लिस्ट में जाके आप पढ़ेंगे तो वहाँ बहुत सारे चीज़ें आपको कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों आप सब लोगों को एक मानव से महामानव बनना है, एक इंसान से और आपको अच्छा क्वालिटी वाला इंसान बनना है, ठीक है, पुरुष से महापुरुष बनना है, तो आप लोगों को निश्चित रूप से अच्छे से मेहनत करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा आपको खुद को अपने अकॉर्डिंग, राइट ना। और ये सभी चीज़ स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, जब आप मेहनत नहीं करेंगे, परिश्रम नहीं करेंगे तो पॉसिबल नहीं है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास अभ्यास, करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, ठीक है, ये लाइन आपने सुना होगा। जब तक आप अभ्यास करते रहेंगे तो सब चीज़ आपको मिलता रहेगा, और अभ्यास अगर आप नहीं करते हैं तो आपको बहुत सारे चीज़ मिस हो जाएगा। देखो हमसे भी मिस हो जाती है, राइट, क्यों, अभ्यास नहीं करते हैं तो, लेकिन कंटिन्यू पढ़ाते रहेंगे तो अभ्यास के दम पर सब चीज़ हो जाता है। तो अभ्यास आप लोगों को जरूरी है, और अभ्यास कैसे करें, लिख लिख के अभ्यास करें, ठीक है। तो सब लोग ध्यान दीजिए पढ़ाई लिखाई से, आपके जीवन में जो परिवर्तन आएगा ना, आप सिर्फ पढ़ाई लिखाई करके अच्छा नॉलेज ले करके आप परिवर्तन ला सकते हैं, एक नई क्रांति ला सकते हैं। और देखिए दोस्तों आप सब लोग जानते हैं धन का बंटवारा आपके जीवन में हो जाएगा, राइट, लेकिन आपके जीवन में जो शिक्षा है, जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, उसका बंटवारा कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, और उसी के दम पर इंसान इस समाज में अपना नाम रोशन करता है, ठीक है। जब आप अच्छा काम कर लेते हैं, जैसे महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद जी, जितने भी महापुरुष हैं, ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी है, APJ अब्दुल कलाम है, जितने भी महान व्यक्ति हैं वो अपने जीवन के तरीकाएं को बदले, राइट, और कैसे अपने जीवन में नाम कमाना है उसको अच्छे ढंग से समझे और मेहनत करते रहें। आज देखिए सब जगह उनकी पूजा की जाती है, ठीक है। आप भी मेहनत करें, आप भी कुछ नाम कर सकते हैं, कुछ नहीं बहुत कुछ कर सकते हैं, बस रोना मत रोइए कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है करके। जिसके पास हुनर है कुछ करने का वो आदमी हर कंडीशन में कुछ कर लेता है, राइट ना। तो आप सब लोग देखिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे में क्या क्वालिटी है और मुझे क्या करना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं हमेशा इनको फोकस करता हूँ समय का बात, समय पर ध्यान देंगे तो सब कुछ होगा। स्क्रीनशॉट ले लिए ना, ले लो, चलो भूल जाएंगे, है ना। तो चलिए दोस्तों पूरा हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया, और जितना भी और चीज़ें हैं मैंने कवर कर दिया। और किसी भी तरह से आप लोगों का सवाल रहेगा तो मुझे कमेंट करके बताना, और हमारा वीडियो कैसा लगता है ये भी मुझे कमेंट करके बताना। और मेरे से पढ़ के आप लोगों को कुछ फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जब भी आप वीडियो देखते हैं तो कमेंट करना भाई मत भूलना, क्योंकि कमेंट आप लोगों को हमेशा जिंदा रहेगा, राइट ना। हमेशा एनी टाइम कोई भी इंसान देखेगा किसने क्या कमेंट किया है, वो आप देखेंगे तो वो सब चीज़ क्या हो जाएगा दोस्तों, आप सब लोग काफ़ी अच्छा रहेगा कि सर को आपने सपोर्ट किया और दिल से सपोर्ट किया। सब्सक्राइबर भी 12,000 के आसपास चल रहा है, 12,000 से प्लस चल रहा है, उसको जल्द ही जल्द लाखों में आप लोग पहुंचाइए। अपने जितने भी दोस्त आ रहे हैं उनको शेयर करिए। चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो को आज करने के लिए थैंक यू सो मच।